अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली अनवार और आप देख रहे हैं लर्नर पाकिस्तान। इस वीडियो में हम अपने इलेक्शन एक्ट को मजीद कंटिन्यू करते हुए अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। ये चैप्टर जो हमने पढ़ना है, दिस इज़ द चैप्टर 4 आफ्टर। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह से जो ईसीपी है वो डिलिमिटेशन करती है, किस प्रोसेस को फॉलो करती है, किन प्रिंसिपल्स को करती है, कौन से रूल्स अप्लाई करते हैं। अब हम उससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं। अब हम देखने वाले हैं कि इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं। इलेक्टोरल रोल को अगर आप बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में समझना चाहें तो इट्स सिंपली द मास्टर लिस्ट ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स। यानी अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 100 पीपल आर एलिजिबल वोटर्स तो वो एक लिस्ट होती है जिसमें इन सारों के कवायद मेंशन्ड होते हैं, कौन है, किधर रहता है, क्या एज है, क्या CNIC नंबर है, और सारी डिटेल उसमें मेंशन होती है। अगर आप इस लिस्ट पे नहीं हैं तो आप वोट नहीं कर सकते। तो आप इसकी अहमियत इस बात से समझ सकते हैं और इसको मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है उसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये डील करता है कि कैसे इस लिस्ट को एक फेयर और एक्यूरेट तरीके से बनाया जाता है यूजिंग अ मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के थ्रू ये चीज़ें इंकॉर्पोरेट की गई हैं। पहले ऐसी लिस्ट मैनुअल मेंटेन होती थी और अब उनकी मेंटेनेंस हमारे पास डिजिटल फॉर्म में हो गई है। वो कैसे होती है हम अगले वाले सेक्शंस में इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए इलेक्शन लिस्ट कौन बनाता है, इलेक्टोरल रोल्स कहाँ से आते हैं, कौन बनाता है। तो एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट चैप्टर के डिलिमिटेशन ईसीपी करता है, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही इन रोल्स को प्रिपेयर करने का काम करता है। कोई और थर्ड पर्सन इदारा जिसको डेलीगेट कर दिया गया हो, कहा गया हो, ये इस तरह से ऑपरेट नहीं करता है। ईसीपी ही वो मेन अथॉरिटी है और ये पावर उसको सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग दी जाती है। वो प्रिपेयर भी करता है इन इलेक्टोरल रोल्स को और उनको रिवाइज भी करता है। रिवीजन से मुराद यहाँ पे कि अगर उसमें कोई एडिट्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं या किसी भी किस्म के एरर्स हैं तो ये सारी की सारी हमारे पास ईसीपी के पास एडजस्ट करने की पावर चली जाती है। जो ईसीपी है ये इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कि वो कौन करता है, ऐसा नहीं है कि वो इस्लामाबाद में एक इदारा है और सारे लेटर्स उसको लिखे जाते हैं, वो मेंटेन करता है। वो अपनी पावर को डेलीगेट करता है टू द लोएस्ट लेवल। तो हर वोटिंग एरिया में जहाँ पे भी वोटिंग की जा रही होती है, हम यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे कि ईच वोटिंग एरिया इज़ बेसिकली अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हमने इस लिहाज से उसको देखना है। तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो ग्राउंड वर्क करता है, लोगों के पास जाता है, देखता है, वेरीफाई करता है, डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करता है टू मेक श्योर कि ये लिस्ट कंप्लीट है। टू डू हिज फंक्शंस वो असिस्टेंट भी अपॉइंट कर सकता है। दीज आर नोन एज असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो इसी की ड्यूटी को कैरी आउट कर सकते हैं। अगर एक जगह का एरिया ज़्यादा हो या वहाँ पे दूर दूर इलाके हों और वहाँ पे आपको ज़्यादा लोग चाहिए हों, दिस पावर इज़ डेलीगेटेड इन सेक्शन 24। तो उसी तसलसल से हम वन सेक्शन बाय सेक्शन मूव करते जाएंगे। ये सेक्शन बज़ाहिर देखने में आपको बहुत बड़े लगेंगे, लेकिन अगर आप उसके अंदर क्रक्स पे पहुँचेंगे तो बहुत छोटी छोटी सी और बहुत ही आसान सी बातें उसमें लिखी हुई होती हैं। अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि आप इस रोल पे कैसे आते हैं। हाउ डू यू बिकम अ वोटर एंड गेट योर नेम ऑन द इलेक्टोरल रोल। तो ये लॉ बेसिकली ईसीपी और नादरा के बीच में एक लिंक को इस्टेब्लिश करता है, एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है इन दिस स्पेसिफिक पोर्शन। जो हमारे पास सेक्शन 25 है वो इसी चीज़ को डिटेल से डिस्कस करता है कि नादरा का रोल क्या होने वाला है। जब भी एक शख्स एक नया आइडेंटिटी कार्ड ऑब्टेन करता है विच इज़ नोन एज एन NIC, नादरा ऑटोमेटिकली उनको इन्फॉर्मेशन सेंड कर देता है, उनकी इन्फॉर्मेशन ईसीपी को सेंड कर देता है। तो हमारे पास ये लिंक बन गया कि नादरा में जैसे ही एक शख्स ने रजिस्टर किया यानी उसका CNIC बना, ऑटोमेटिकली वो डाटा सारा का सारा ईसीपी को चला जाता है। दिस इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। उसमें उनका नाम, उनकी एज, उनका एड्रेस यहाँ पे मेंशन होता है। दिस प्रोसेस इज लाइक ए मेंशन कम्प्लीटली ऑटोमेटिक कि हर कार्ड होल्डर इज रजिस्टर्ड एज अ वोटर। दिस इज अनदर फाउंडेशनल कंसेप्ट के वोटर इज एसेंशियली अ कार्ड होल्डर जो उस इलाके में मौजूद होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एज अ सिटीजन, और जहाँ पे उनका टेम्परेरी या परमानेंट एड्रेस लोकेटेड हो एज इंडिकेटेड इन द NIC एप्लीकेशन। अब ये एक छोटी सी उन्होंने बात डिस्कस की है कि जो भी डिटेल्स आपके पास नादरा के रिकॉर्ड में रजिस्टर होते हैं वो ऑटोमेटिकली फ्लो करके ईसीपी के पास आ जाते हैं। अब बगैर इस रिकॉर्ड के अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए एक वर्कर को, एक जो हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है उसको कितनी एफर्ट्स करनी पड़ सकती हैं एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के। बट इस प्रोसेस के थ्रू ये सारा का सारा एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। इवन माई सेल्फ आई स्टार्टेड वोटिंग, और जब मैंने एट द एज ऑफ 18 अपना CNIC बनवाया, ऑटोमेटिकली मैं नेक्स्ट होने वाले इलेक्शन के लिए इनरोल हो गया था। तो दिस इज द प्रोसेस जो ऑटोमेटिक हो रहा होता है, आपको थ्रू एप्लीकेशन या किसी भी तरह से इसको मूव नहीं करना पड़ता। अब हु इज एन एलिजिबल वोटर,
कौन वोट कर सकता है। ये सेक्शन एक बड़ा अच्छा खूबसूरत और डिटेल्ड सेक्शन है जिसमें बहुत सारी तफसीलात डिस्कस हैं, लेकिन उसकी समराइजेशन जो है वो एक लीगल क्राइटेरिया है, एक सिंपल लीगल क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है कि ये कवाइफ अगर एक शख्स मीट करता है तो फिर वो वोट कर सकता है। नंबर 1, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ तफरीक करना ज़रूरी है, रेजिडेंट वर्सेस सिटीजन। रेजिडेंट एक शख्स होता है जिसको हम कहते हैं कि ये यहाँ पे रहाइश है इसकी, ये रहता है यहाँ पे, और सिटीज़न होता है जो शोहरियत रखता है। तो एनी पर्सन कैन बी अ रेजिडेंट बट अ सिटीज़न इज़ ओनली अ पर्सन हु इज़ रिकग्नाइज्ड अंडर लॉ टू बी अ सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री। यहाँ से बहुत सारे लोग मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं और बहुत से मुख्तलिफ ममालिक के लोग यहाँ आते हैं। जब वो यहाँ आते हैं और वहाँ अपनी नेशनैलिटी को यूटिलाइज़ करते हैं, दे आर रेजिडेंट्स, और यहाँ के लोग जो हैं वो सिटीजन्स कहलाते हैं। द सेम वुड ऑल्सो बी ट्रांसलेटेड टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। बहरहाल ये एक अलग डिस्कशन है जो रिलेट करती है इंटरनेशनल लॉ और हमारे रेजिडेंसी लॉज से और सिटीजनशिप लॉज से। दूसरी चीज़ ये है कि दे मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज, कम अज़ कम उनकी 18 साल की उम्र होनी चाहिए, उसके बाद उसकी रिकग्निशन होती है। बोथ ऑफ दीज आर फाउंडेशनल क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं। तीसरा, दे शुड हैव अ वैलिड CNIC कार्ड। ये हमारे पास एक शर्त है कि उनकी एक CNIC कार्ड होना चाहिए जिससे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, दिखा सकें कि हम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं। चौथा कि दे मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, कि किसी कोर्ट ने किसी भी फॉर्म से उनको अनसाउंड ना कहा हो। कि ये अनसाउंड से मुराद होता है एनी पर्सन हु इज़ इनकेपेबल, जो समझ ना सकता हो अपने इर्द गिर्द की कॉन्सिक्वेंसेस को, अपने एक्शंस की कॉन्सिक्वेंसेस को। अगर उसको अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या एक्शन कमिट कर रहा है या इस स्टेट में है कि वो उसको प्रोसेस नहीं कर सकता। अमूमन इसको आम लफ्ज़ों में हम पागल भी कहते हैं कि ऐसा शख्स जो नहीं समझ सकता किसी भी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस को, तो अगर उसको किसी कोर्ट ने अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया तो वो वोट नहीं कर सकता। मज़ीद ये कि ही मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ द इलेक्टोरल एरिया। हम देखेंगे यहाँ सिटीज़न का वर्ड भी यूज़ हो रहा है, रेजिडेंट का भी हो रहा है, तो यहाँ इस कन्फ्यूजन में हम नहीं पढ़ना कि दोनों को अब राइट दे रहे हैं। रेजिडेंट ऑफ द इलेक्टोरल एरिया मीन्स कि अगर एक शख्स रहीम यार खान में वोट करना चाहता है तो ही मस्ट बी लिविंग इन रहीम यार खान। एक शख्स लाहौर में रहते हुए रहीम यार खान का इलेक्टोरल रोल का मेंबर नहीं बन सकता। ही इज़ नॉट अलाउड टू डू दैट। सिर्फ एक इलेक्टोरल रोल का मेंबर वो शख्स बन सकता है जो उस एरिया में रहता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है और ये लॉ ने ही क्लियर कर दिया है कि अगर एक शख्स का CNIC एक्सपायर्ड हो, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एक शख्स का CNIC एक्सपायर हो चुका है तो क्या वो वोट कर सकता है? तो वो बिल्कुल वोट कर सकता है फॉर द पर्पज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फॉर कास्टिंग अ वोट। उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है एज लॉन्ग एज ही इज़ अ वैलिड सिटीजन लिविंग इन पाकिस्तान एंड इज़ प्रेजेंट फॉर द वोटिंग प्रोसेस फ्रॉम एन इलेक्टोरल एरिया। ये उसकी सिंपल रिक्वायरमेंट है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि अब इलेक्टोरल रोल बन गया, प्रिपेयर हो गया, तो इसको कैसे प्रोसेस किया जाता है। ये प्रोसेस एक ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, ये भी जैसे हमने डिलिमिटेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया, ये एक पब्लिक प्रोसेस है जिसमें चेक्स और बैलेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि एक प्रिलिमिनरी पब्लिकेशन होती है कि एक फर्स्ट टाइम में एक लिस्ट बना के प्रिपेयर करके उसको रिलीज़ कर दिया जाता है और एज बिफोर 30 डेज़ का वक्फा दे दिया जाता है जिसमें वो लोग आकर इसको देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं जो लोग अपने नाम उसमें देखना चाहते हैं। दिस इज एन पावर ग्रांटेड अंडर सेक्शन 28। सो एसेंशियली जो ECP है वो लिस्ट दे देती है कि ये लिस्ट है, इसमें किसी का नाम के स्पेलिंग गलत है, किसी का एड्रेस गलत मेंशन्ड है, कोई महसूस करता है कि उसका नाम यहाँ होना चाहिए था और नहीं है, या कोई देखता है कि एक शख्स है जो फौत हो चुका है, जो गुजर चुका है और उसका नाम इसमें एडिड है, तो ये सारी अमेंडमेंट्स इस पॉइंट पर करवाई जा सकती हैं। इस पीरियड में कोई भी आके अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। जैसे मैंने भी मेंशन किया, नाम मिस हो गया है, रॉन्ग एंट्री हो गई है, या एक एंट्री है जिसको ऑब्जेक्ट करना है आपने, इन तीनों केसेस में आके इसको यहाँ पर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पेश किए जा सकते हैं। इसको प्रोसेस को फॉलो अप करने के लिए रिवाइजिंग अथॉरिटी बनाई जाती है बाय ECP, के एक रेलेवेंट पर्सन बना दिया जाता है, उसको अपॉइंट कर दिया जाता है उसके ऑफिस को कि ये शख्स इन सारी कंप्लेंट्स को एड्रेस करेगा और इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन को इनको सेटिस्फाई करेगा या डिनाई करेगा और ये इंश्योर करेगा कि ये लिस्ट एक्यूरेट है बिफोर इट इज़ फाइनलाइज। एंड दिस ऑल इज समराइज इन सेक्शन 29, 30 एंड 33। स्टेप बाय स्टेप उसमें जो है यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अब जो रोल है वो फाइनल नहीं होता, ठीक है, वो कब फाइनल होता है उसके लिए एक अलग पैरामीटर दे दिया गया है, वो हमने डिस्कस करना है कि जब ये रोल फाइनली पब्लिश नहीं होता, जब तक
तब तक उसका यही तस्वर किया जाता है कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसमें एडिट्स भी होंगे, इसमें इंप्रूवमेंट्स भी आएंगे, इसमें एरर्स भी क्लियर होंगे और ये कंटिन्यूसली अपडेट होता रहेगा। ये काम कौन करता है? रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो शुरू में हमने बताया था कि अपॉइंट किया जाता है टू मेक श्योर कि ये शख्स यहाँ पे सारे की सारी मास्टर लिस्ट क्रिएट करे, वही शख्स इसको रिवाइज करता रहता है जिसमें न्यू वोटर्स हैं। क्योंकि देखें रोज़ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी 18 ईयर्स की एज ऑफ रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, तो उसमें नए मेंबर्स का ऐड होना ज़रूरी है। बाज़ कुछ ऐसे हैं जो मर रहे हैं, बाज़ ऐसे हैं जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, इन सब को भी डिलीट करना ज़रूरी है। और एट द सेम टाइम कोई एरर है, किसी के नाम में एरर है, किसी के एरिया में एरर है, किसी गलत एरिया में ऐड हो गया है, तो ये भी फिक्स कर दिया जाएगा। दिस पावर इज़ ग्रांटेड अंडर सेक्शन 36। तो वी आर मूविंग थ्रू द लॉ स्टेप्स, एक एक करके हम उसे मूव करते जा रहे हैं। जो कमीशन है एट एनी टाइम वो ऑर्डर कर सकती है कि कोई मिस्ड नेम है उसको ऐड कर दिया जाए। एक शख्स है अली, उसको यहाँ लिस्ट में नहीं ऐड किया गया था, कमीशन के ऑर्डर से इसको ऐड किया जा सकता है। इसी तरह से दे कैन ऑर्डर फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ अ डिसीज्ड और डिस्क्वालीफाइड पर्सन और द रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट एंट्रीज के ये कमीशन तो ये अल्टीमेट पावर एंजॉय करता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी अपने थ्रू ये पावर एक्सरसाइज कर रहा होता है। लेकिन ECP जो है वो डायरेक्टली भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक कैवियाट है जो हमने याद रखना है कि जब भी उसने किसी का नाम रिमूव करना है तो उसने उसको एक चांस देना है सुनवाई का, ताकि ये ना हो कि नाइंसाफ़ी की वजह से या किसी मिस अप्रोप्रिएशन की वजह से या मिस कम्युनिकेशन की वजह से एक जेन्युइन वोटर लिस्ट से निकल जाए, स्पेशली बिफोर द इलेक्शन हैज़ बीन कंडक्टेड। तो दिस प्रोसेस इज़ डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 40 सब सेक्शन 2 कि आप ड्यू प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आप उसको सुनवाई का मौका देंगे बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। आर्बिट्ररी डिसीजंस नहीं हो सकते कि आपने देखा कि ये नाम डबल है, चलो जी इसको हटा देते हैं। मे बी दैट पर्सन हैज़ अ वेरी सिमिलर नेम, हो सकता है कि उसमें जो ऑब्जेक्शन है वो इस तरह का मुनासिब ऑब्जेक्शन ना हो सकता है कोई डाटा एंट्री में प्रॉब्लम हो गया, और ये बहुत सारे रिलेटेड इशू हो सकते हैं जो यहाँ पे हमारे पास लॉ में इसकी स्पेस मौजूद है। यू विल बी नोटिसिंग कि कुछ लॉज हमने यहाँ से कुछ सेक्शन स्किप किए हैं, वो उसके स्किप करने की वजह इस तरह है कि वो एक अलग उनकी जो है इकट्ठे आप स्टोरी देख सकते हैं, और वो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। बट अ रोल इज़ नेवर फाइनल, ये मैं इस पर एम्फसाइज करूँगा, एंड वी आर गोइंग टू लुक एट इट अगेन इन द नेक्स्ट सेक्शन। अच्छा, अब एक इंडिविजुअल है, वो कोई करेक्शन करवाना चाहता है या वो अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू करवाएगा? दिस इज़ अंडर सेक्शन 37। दिस इज़ द वन दैट वी हैड जस्ट स्किप्ड अ व्हाइल बैक। वोटर अपनी इंफॉर्मेशन फिक्स कर सकता है एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, आउटसाइड ऑफ द लार्ज स्केल पीरियोडिक रिवीजन, कि एक तो बड़ी रिवीजन होती रहती है, आफ्टर अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम वोटर लिस्ट रिवाइज होती रहती है। आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग टू वोट, वो 2 महीने पहले था इलेक्शन से, लेकिन मुझे ये बताया गया कि मैं अब इलेक्शन में वोट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि आप 4 मंथ्स के पीरियड को एक्सीड कर चुके हैं, यानी 4 महीने तक का टाइम था, उसमें हम लिस्ट को रिवाइज कर सकते थे, अब हम इसको नहीं रिवाइज कर सकते। तो दिस इज़ हाउ इंडिविजुअल करेक्शन मे बी डन एट एनी अदर पॉइंट एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट। तो इसमें नेम्स हैं, आप एप्लीकेशन के थ्रू ऐड करवा सकते हैं कि मेरा नाम अब इसमें ऐड कर दिया जाए। एन एरर इन द एंट्री कैन बी करेक्टेड, किसी तरह से अगर नाम गलत स्पेल हो गया, एड्रेस ठीक नहीं है, करेक्ट किया जा सकता है। एक शख्स की डेथ हो गई है, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है, तो इसको रिमूव किया जा सकता है। एक एरिया से दूसरे इलेक्टोरल एरिया में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नाउ दीज आर ऑल थ्रू एप्लीकेशंस। अगर ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती हैं तो एक अपेलेट अथॉरिटी भी एग्जिस्ट करती है जो इन एक्ट्स को या इन एप्लीकेशंस को सुनेगी और उसके मुताबिक से फैसला कर देगी। एक और चीज़ इसमें जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन वाली है, और ये उन सेक्शंस में से है दैट वी हैड जस्ट स्किप, देयर इज़ अ फ्रीज पीरियड। जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल में बताया, 4 मंथ्स वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि लॉ एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट प्लेस करता है दैट कैन बी मेड टू द रोल टू इंश्योर स्टेबिलिटी बिफोर एन इलेक्शन। के इलेक्शन के पहले किसी भी किस्म की मैसिव चेंजेस ना हो जाए, जैसे कन्फ्यूजन हो जाए कि एक लिस्ट आप एक कैंडिडेट को दे चुके हैं और कैंडिडेट उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, और अब आप कहते हैं जी नहीं ये लिस्ट वैलिड नहीं है, एक नई लिस्ट आ चुकी है और उसमें डाटा डिफरेंट है, तो उस कैंडिडेट के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। तो देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट कि 30 डेज़ के अंदर, सबसे पहली वो जो रिक्वायरमेंट सेट करते हैं कि विद इन 30 डेज़ बिफोर इलेक्शन वो रिविजन्स हैं, करेक्शंस हैं या ट्रांसफ़र ऑफ वोट्स हैं, दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज मेजर चेंजेस। ये इलेक्टोरल रोल से नहीं की जा सकती स्टार्टिंग 30 डेज बिफोर द एंड ऑफ एन असेंबलीज टर्म अंटिल द इलेक्शन रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड। इलेक्शन रिजल्ट के अनाउंस होने तक और असेंबली के टर्म ख़त्म होने से 30 दिन पहले तक आप यहाँ पे किसी भी किस्म की मेजर चेंजेस
नहीं कर सकते। क्यों? ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। दूसरी चीज़ ये कि जो कैजुअल वैकेंसीज हैं, जो बाई इलेक्शंस हैं, जो बाई इलेक्शन तब होते हैं कि एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, मे बी ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ कैंडिडेट, वो डिस्क्वालीफाई हो गए या उनकी डेथ हो गई, तो वो जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा कि हमने यहाँ पे इलेक्शन करवाना है, वो फ्रीज हो जाएगी वहाँ के इलेक्टोरल कॉलेज रोल जो है, वहाँ पे अब उस चीज़ में किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं की जा सकती और यहाँ पे एक स्टेगनेंसी आ जाएगी, ये रोल फिक्स रहेगा जब तक इलेक्शन हो नहीं जाता। अब ये जो मेंटेनेंस है और वैलिडिटी ऑफ रोल, दीज आर ऑल अ बंच ऑफ सेक्शन जो डिस्कस करते हैं कि मेंटेनेंस और वैलिडिटी कैसे होगी, एक रोल बन गया है उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, वैलिड कैसे डिक्लेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले जो रिकग्निशन है अंडर सेक्शन 41, जो इलेक्टोरल रोल है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट से मुराद इट्स ओपन फॉर इंस्पेक्शन, कोई भी शख्स आके उसको देख सकता है, व्यू कर सकता है। कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स जो हैं वो एक डिजिटल कॉपी ले सकते हैं अलॉन्ग विद देयर वोटर फोटोग्राफ्स। मैनी ऑफ दोज हु हैव वोटेड वो ये चीज़ देखेंगे कि वो जब किसी इलेक्टोरल जहाँ पे कैंप लगा होता है वहाँ जाते हैं तो आपकी लिस्ट विद योर फोटो पहले ही मौजूद होती है। वो उनको कहाँ से मिलती है? वो ECP से इशू की जाती है। जब एक इलेक्टोरल रोल फाइनलाइज हो जाता है तो जब तक उसकी रिवीजन नहीं की जाती तब तक ये तस्वर किया जाएगा दिस इज फिक्स्ड, दिस हैज नो चेंजेस, सो दैट एडिशन, दैट वॉल्यूम, दैट वर्जन ऑफ द इलेक्टोरल रोल इज कंसिडर्ड फुल एंड फाइनल अंडर सेक्शन 42। सेक्शन 43 कहता है कि जो ECP है ये रिक्वायर कर सकता है फ्रॉम लोकल डिपार्टमेंट्स। लोकल डिपार्टमेंट से मुराद यहाँ पे हमारे यूनियन काउंसिल्स भी हो सकते हैं, ये कोई भी इदारा जो डेथ्स को रिकॉर्ड करता है कि जब भी किसी की डेथ हो आप फौरन हमें रिपोर्ट करेंगे, या फिर क्वार्टरली पीरियड में विद इन 14 डेज आप रिपोर्ट करेंगे ताकि ऑटोमेटिक लिस्ट की रिवीजन होती रहे। फिर उसके बाद कांस्टेंट इंफॉर्मेशन चल रही होती है बिटवीन ECP एंड नादरा टू मेक श्योर कि जो नेशनल आइडेंटिटी डेटाबेस है, जो नादरा का डेटाबेस है, उसके साथ इन सिंक हो हमारा वोटर डेटाबेस। A person cannot be enrolled more than once on the same electoral roll, कि एक से ज़्यादा बार एक शख्स को दोबारा इनरोल नहीं किया जा सकता। If Ali has been enrolled once in रहीम यार खान, he cannot be enrolled twice, ये चीज़ अलाउड नहीं है ताकि एक शख्स 2 वोट ना कास्ट कर सके। और इस सब के बावजूद अगर किसी भी किस्म की मिस स्पेलिंग है, कोई बंदा मिस हो गया है या गलत बंदा ऐड हो गया है, उसका ये मतलब नहीं है कि पूरा इलेक्टोरल रोल जो है वो इनवैलिड है, उसमें एडिट्स की जा सकती हैं। इसी वजह से मैंने टर्मिनोलॉजी यूज़ की कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसमें एडिट्स हो सकते हैं और ये एक्सपेक्टेड भी हैं कि आते जाते रहेंगे, बिकॉज इट्स अ मैस ऑफ डाटा, बहुत सारा डाटा है एंड इट्स पीपल, एक्चुअल पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट, ये उनसे रिलेट करता है। कोई लोग चले जाते हैं, कोई मुल्क में वापस आ जाते हैं, कुछ नए पैदा होते हैं, कुछ नए 18 ईयर्स ऑफ एज में आते हैं, कुछ फौत हो जाते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इससे हम रिलेट करते हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल मेजर्स बनाए गए हैं टू प्रमोट वुमेन वोटर्स एंड नॉन मुस्लिम्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड ट्रांसजेंडर सिटीजन्स। ये क्या लॉज हैं? एक तो ये कि जितने भी रजिस्टर्ड मेन एंड वुमेन वोटर्स हैं उसके बारे में जितना डाटा है वो पब्लिकली पब्लिश किया जाता है, उसको शेयर किया जाता है ताकि हम देख सकेंगे उसमें वेरिएशन कितनी है। अगर वेरिएशन 10% से ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि अगर एक जगह लोगों ने वोट किया है, लेट्स अज्यूम के 100 की पॉपुलेशन थी और उसमें हमने ऑब्ज़र्व किया कि मेल जो थे वो सारे के सारे आए हैं और ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ 20 आई हैं, विच इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? तो ECP वहाँ पे स्पेशल मेजर्स लेगी इन ऑर्डर टू एड्रेस दैट इशू। वो कहेगी कि ये स्पेशल एरिया है जहाँ ख़वातीन को वोट करने का हक़ हासिल नहीं है या उनको उनके हक़ के बारे में पता नहीं है, तो वो वहाँ जाकर स्पेशल एक स्पीड दे सकते हैं टू द इशुएंस ऑफ ID कार्ड्स। आई रिमेंबर देयर इज़ अ विलेज क्लोज टू माई होम और वहाँ पर ख़वातीन वोट नहीं करती थी क्योंकि उनके NICs नहीं बने हुए थे, तो वहाँ पे नादरा ने स्पेशल अपनी एक बड़ी व्हीकल रवाना की और वहाँ पे हंगामी तौर पे बिफोर द इलेक्शन और CNICs बनाकर इशू किए गए ताकि ये सारे लोग अपने इलेक्शंस के बारे में वोट कर सकें। अगर उनके पास CNIC नहीं है वो वोट नहीं कर सकते, तो ये भी ECP कर सकती है। दिस इज़ वन ऑफ द स्पेशल मेजर्स दैट इट कैन टेक। द सेम विल ऑल्सो बी डन टू मेक श्योर कि नॉन मुस्लिम्स के साथ ये बिहेवियर ना हो। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो उसको ये चैलेंजेस ना हो। और ट्रांसजेंडर सिटीजन जिनको एक्चुअल प्रॉब्लम होती है उनके, क्योंकि डाटाबेसेस के साथ लिंक नहीं होता, उनको लोग अबैंडन कर देते हैं एट बर्थ, तो उनके लिए भी स्पेशल मेजर्स किए जा सकते हैं टू मेक श्योर कि उनको CNIC इशू होता है और वो अपने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक लास्ट प्रोविजन जो हमने इसमें डिस्कस करनी है बिफोर मूविंग ऑन टू द MCQs दैट वी हैव प्रिपेयर्ड इज़ 48A। 48A रिलेट्स टू द अहमदी कम्युनिटी। कोई भी ऐसा शख्स जो अहमदी कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज्ड है एज नॉन मुस्लिम,
वो इस चीज़ को बाईपास नहीं कर सकते। एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म बना दिया गया है। अगर एक ऑब्जेक्शन फाइल किया जाता है एज अ पर्सन जो एक मुस्लिम वोटर है, द रिविजिंग अथॉरिटी कैन रिक्वायर दैट पर्सन टू अपीयर एंड साइन अ डिक्लेरेशन। अगर एक शख्स के बारे में ये शक व शुबा है कि ये शख्स अहमदी है और इसने अपनी आइडेंटिटी को हाइड किया हुआ है, तो जो रजिस्ट्रेशन जो रिविजिंग अथॉरिटी है, रिवाइजिंग अथॉरिटी जो है, वो एक उस शख्स को बुला सकती है। दूसरा, वो उससे हल्फ साइन करवा सकती है कि वो ख़त्म नबूवत में, नामुस रिसालत में यकीन रखता है, और वो हल्फ फिर उसके रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाता है। अगर वो शख्स इस हल्फ को साइन करने से रिफ्यूज़ कर दे तो उसका नाम जॉइंट इलेक्टोरल रोल फॉर मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम उसका जो रोल में हिस्सा है उसको हटा दिया जाता है और नॉन मुस्लिम वोटर्स में उसको शामिल कर दिया जाता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन, इस वजह से इसको स्पेशल यहाँ पर अटेंशन देना ज़रूरी थी। Let's discuss a few examples that we have discussed before. According to the law, a person is entitled to be enrolled as a voter if they are at least 18 years of age. This is one of the foundational MCQ जो पूछा जा सकता है कि वोटिंग एज क्या है पाकिस्तान में, तो वो 18 years of age है। एक और फाउंडेशनल क्वेश्चन कि अब आपके प्रिलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स पब्लिश हो चुके हैं। हाउ लॉन्ग डज द पब्लिक हैव टू फाइल क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, कब तक ऑब्जेक्शंस एक्सेप्ट हो सकते हैं अंडर द इलेक्शन एक्ट। सो इट्स एटलीस्ट 30 डेज, कम से कम 30 दिन के अंदर आपके पास वक्त है कि आप आकर अपने ऑब्जेक्शन यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। Another question, according to section 45, how many times a person can be enrolled on an electoral roll? ये भी हमने एक एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था कि once on the electoral roll वो इनरोल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करते हैं कि once पर डिस्ट्रिक्ट रूल को हम फॉलो कर रहे हैं, एक दफ़ा एक शख्स को इलेक्टोरल रोल पर शामिल कर लिया गया है, अब उसमें दोबारा बाई इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें उसका नाम एडिड ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से आके अपने आप को एडिट करवाएगा या उसमें कोई किसी किस्म के इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करेगा। So that is the chapter that is essentially talking about कि किस तरह यहाँ पे इलेक्टोरल रोल को मेंटेन किया जाता है। इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू सी के इलेक्शन एक्ट इससे आगे कहाँ प्रोसीड करता है। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर में फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन्स, कोई भी कंसर्न्स हैं, आप दिए हुए स्क्रीन पर नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी है जो स्टूडेंट्स को और कैंडिडेट्स को असिस्ट करने के लिए ही इस्टेब्लिश की गई है, और वहाँ पर हम मुख्तलिफ रिसोर्सेज शेयर करते रहते हैं ताकि आप लोगों की बेहतरीन तैयारी हो सके। कोई कन्फ्यूजन्स हो आप तब भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपकी असिस्टेंस के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर रहने का बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। जज़ाकल्लाह।